तो हमने अब तक दोष धातु मल के क्षय में क्या क्या हमें लक्षण मिलेंगे, वृद्धि में हमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, वो सब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट श्लोक हमने क्या देखा था, तत्र रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत् परं तेजस तत् खल्व ओज, है ना। उसको हमने क्या कहा, जो रसादी से शुक्र तक का धातुओं का जो परम तेज जो सार बनता है हमारा, वो क्या कहा, ओज कहा उसे, ठीक है। उत्कृष्ट सार जो बना वो क्या है, वो ओज है, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, तदेव बलमुच्यते, उसी का ही दूसरा नाम बल है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस बल धातु से क्या होता है, मास धातु स्थिर होता है, पुष्ट होता है, तो बलेन स्थिरोपचित मास्ता। और क्या कह रहे हैं, सर्वचेष्टा स्वप्रतिघात, सारे कामों को करने में समर्थ हो जाएगा। स्वर वर्ण प्रसादो, स्वर वर्ण में क्या होगा, प्रसाद होगा। और उसका अभ्यांतरिक मन, है ना, और बाह्य जो उसके बॉडी है, शारीरिक, है ना, बुद्धि आदि कर्म इंद्रियां जो है वो अपने काम को करने में उत्तम होगी। कब, अगर ये बल उत्तम होगा तब, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ये बता रहे हैं ओज कैसा है हमारा, उसका स्वरूप कैसा है। ओज सोमात्मकम, कैसा है, सोमात्मक है, वो सौम्य है, स्निग्ध है, शुक्ल है, ठीक, शीत है, स्थिर है, सर है, ठीक है। और कैसा है, विविक्त है, मतलब अच्छे गुणयुक्त है, ये श्रेष्ठ गुणयुक्त है। मृदु है, मृत्सन है, और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट आया है, प्राण आयतनम उत्तमम। क्या कहा है ओज को, प्राण आयतनम उत्तमम। निदान स्थान में जब हम देखेंगे तो वहां पे वस्ती के लिए हमें प्राण आयतनम उत्तमम देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, तद अभावात शिर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम, ठीक है। अगर उसका अभाव हो गया, किसका अभाव हो गया, ओज का अभाव हो गया, तो क्या हो जाता है, जो शरीर है ना, उसका जो देह है वो नष्ट हो जाएगा, मनुष्य का जो देह है वो नष्ट हो जाएगा। तद अभावेन शिर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम, किसके लिए कहा है, ओज के लिए कहा है। इसका रेफरेंस को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। क्या क्या गुण बताए ओज के, सोमात्मक है, स्निग्ध है, शुक्ल है, शीत है, स्थिर है, सर है, विविक्त है, मृदु है, मृत्सन है, और क्या कहा है इसको, प्राणायतनम उत्तमम, प्राणायतनम उत्तमम। और किसके लिए कहा है, बस्ती के लिए प्राणायतनम उत्तमम आया है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ओज क्षय होगा तो कैसे क्षय होगा, क्या क्या रीजन है, यहाँ पे रीजन बताए हैं ओज के क्षय होने के, ठीक है। तो क्या बताया, अभिघात से क्षय हो जाएगा, क्षय क्षयात धातु क्षीण होंगे तो ओज भी क्षीण हो जाएगा। कोपात, क्रोध कर रहे हैं तो शोक है ना, शोक किया तो श्रम से क्षय होगा, क्षुधा से क्षय होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ओज, इन सब कारणों से ओज क्या हो जाएगा, संक्षीयते, तो क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, तीन चीजें, विस्तृंस, ओजो विस्तृंस, ओजो व्यापद, ओजो क्षय, है ना। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, कई बार इसका सिंगल सिंगल सिम्टम यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ओजो विस्तृंस, क्या लिखा है ओजो विस्तृंस के लिए, आगे देखो, संधि विश्लेष। अगर ओजो विस्तृंस हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा ओजो विस्तृंस हुआ है, संधि विश्लेष होगा, संधियां जो है वो क्या हो जाएंगी, डिसलोकेशन वहां पे मिलेगी हमें। गात्रनाम सदनम, बॉडी में क्या होगा, शरीर के अंगों में पेन होगा। दोष च्यवनम, ठीक है, दोष जो है वो अपने स्थान से निकल जाएंगे यहाँ वहां। और क्या, क्रिया सन्निरोध इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले। क्रिया सन्निरोध, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी होगी वो प्रॉपर उसको नहीं कर पाएगा, चाहे वो शारीरिक है चाहे मानसिक है ना। ये सारे किसके आएंगे, ओज विस्तृंस के हमारे पास लक्षण आएंगे। क्या क्या है, संधि विश्लेष, गात्रनाम सदनम, दोष च्यवन, और क्रिया सन्निरोध, ठीक। ये आ गया ओजो विस्तृंस के। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे ओजो व्यापद में हमें क्या क्या मिलेगा, ओजो व्यापद में क्या क्या मिलेगा, देखो, स्तब्ध गुरु गात्रता, ठीक है, स्तब्ध हो गया है, और गुरु हो गए हैं क्या, गात्र, ठीक। वात शोफो, वात शोफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी। वर्ण भेद हो जाएगा, उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगी बॉडी की। ग्लानी होगी, तंद्रा होगी, और निद्रा उसको लगी रहेगी, किसमें, वो जो व्यापद में। तो क्या क्या मिला, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफ, वर्ण भेद, ग्लानी, तंद्रा, निद्रा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखो, वो जो क्षय में क्या होगा, क्षय ही हो गया है तो क्या होगा, बॉडी मतलब डिटीरियोरेट टाइप करेगी, तो यहाँ पे मूर्छा, उसको बार बार चक्कर आएंगे, मांस क्षय हो जाएगा, मोह होगा, प्रलाप करेगा वो, ठीक है।
प्रलाप करेगा और लास्ट में मरणम इति, मर ही जाएगा। ये किसका है? ओजो क्षय का है। क्या क्या है? मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप, मरणम। ज्यादा जो सिम्टम आए हैं किससे आए हैं? म से आए हैं। देखो मूर्छा है, मांस क्षय, मोहन से आ गया है ना। एक प्रलाप आपको ध्यान में रखना है, बाकी मरण है किसमें आया? क्षय में आया। ठीक, इसमें से दो के सिम्टम आप याद कर लो, एक का जो दो में से जिसका नहीं होगा वो अल्टीमेटली तीसरे का आ जाएगा। ठीक, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ट्रिक्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये बल के बारे में बात करें तो बल में भी क्या है, तीन तरह के दोष कहे गए हैं, सेम ही कहे गए हैं ऐसे। ठीक है, ओज को ही बल कहा है तो उसके दोष भी सेम कहे गए हैं। क्या क्या? व्यापद, विस्तृंस और क्षय। ठीक है, व्यापद, विस्तृंस और क्षय यहाँ पे कहे गए हैं। तो व्यापद में क्या क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, वातादी दोषों से, दोषों का स्थान भ्रष्ट होने से, थकान, ज्ञानेंद्रिय, विश्लेष साधु गात्रा नाम दोष विस्तृंशनम शमम अप्राचुर्य क्रिया नाम। देखो ये किसके लिए कहा? बल विस्तृंस के लिए कहा। विश्लेष यहाँ पे भी मिलेगा, गात्रों में क्या होगा? सदन होगा यहाँ पे भी। दोष क्या होंगे? दोष विस्तृंस श्रम होगा और अप्राचुर्य क्रिया नाम। ऊपर क्या था? क्रिया सन्निरोध हमने ओजो विस्तृंस में देखा था। यहाँ पे क्या लिखा है? अप्राचुर्य क्रियाणाम, क्रियाएं जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ये आया बल विस्तृंस के लक्षण। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बल व्यापद के लक्षण बोलेंगे, तो बल व्यापद के लक्षण में क्या है? गुरुता है, स्तब्धता है, हाँ अंगों में स्तब्धता है, ग्लानि है, वर्ण विवर्ण हो गया यहाँ पे। ठीक है, वर्ण भेदन हो गया, वर्ण भेदनम, और तंद्रा निद्रा, जैसे ऊपर कहा है सेम सेम वैसा ही है सब कुछ। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास बल क्षय में क्या होगा? क्षय में अब क्या कंडीशन आई? मूर्छा, मास, क्षय, मोह, प्रलाप, अज्ञानमेव। ठीक है, और क्या? मरणम। यहाँ पे एक टर्म डिफरेंट आई, वो है अज्ञान। अज्ञान इसको होगा। ऊपर क्या लिखा था हमने? मांस क्षय, मोह, प्रलाप, मरणम इति, और मूर्छा बताई थी। यहाँ पे इस सब के साथ यहाँ पे अज्ञान एक्स्ट्रा है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ओज क्षय के क्षीण संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बाकियों की ट्रीटमेंट हम करेंगे, लेकिन ओज क्षय ही जिसका हो गया उसको ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा है ना, इतरम तू मूढ़ संज्ञा विवर्जित, जिसकी संज्ञा ही मूढ़ हो गई है। संज्ञा मूढ़ किस में होती है? ओज क्षय में होती है। ठीक, संज्ञा मूढ़ किस में होती है? ओज क्षय में होती है, तो यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट हमें नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे सीधे आगे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट श्लोक नंबर 37 पे क्या लिखा है, रस निमित्तेव स्थौल्यम कार्श्यम च। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसकी स्थूलता और कृशता किस पे डिपेंड करती है? रस पे डिपेंड करती है। अगर हमारा रस प्रॉपर बनेगा तो क्या होगा? अब तो नॉर्मल बॉडी होगी। अगर प्रॉपर नहीं बनेगा, या तो स्थूल होगा बंदा या तो कृश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने स्थौल्य और कार्श्य का बताया है। ठीक है, आचार्य चरक स्थौल्य कार्श्य की बात क्या कहाँ करते हैं? अष्टोनिंदितीय अध्याय में करते हैं। ठीक, वो भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। अब आचार्य सुश्रुत कहाँ कर रहे हैं? वो इस चैप्टर में कर रहे हैं, दोष धातु मल वाले चैप्टर में यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, देखो अब इसका हिंदी वाला पोर्शन, इसको समझेंगे हम। क्या कह रहे हैं ये? क्या क्या जब मनुष्य क्या कर रहा है? कफवर्धक आहार का सेवन कर रहा है, अध्यशन कर रहा है ना, पहले का बचा नहीं है, ऊपर से खा लिया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपके ओपीडीज में काम आएगा। ठीक, व्यायाम भी नहीं कर रहा है, दिन में सो रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा इसका? जो उसने खाना खाया है वो ठीक तरह से नहीं पचेगा। ठीक है, तो मधुर आम रस ये सब शरीर में क्या रहेंगे? घूमते रहेंगे, है ना। और तो क्या होगा? अति स्निग्ध होने से मेदो धातु उत्पन्न होगा। ठीक है, मेदो धातु उत्पन्न यहाँ पे हो गया। अब ये मेदो धातु क्या करेगा? सारे शरीर को कैसा बना देगा? स्थूल बना देगा, मोटा कर देगा। ठीक है, अब ये मोटा हो गया, ये स्थूलता इसमें आ गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? क्षुद्र श्वास हो जाएगा, पिपासा हो जाएगी, क्षुधा, अधिक निद्रा, स्वेद, शरीर में दुर्गंध आना, है ना, श्वास उसका रुक जाना, अंगों में पीड़ा, ये सब जो है उसका गदगद वाक। यहाँ पे एक टर्म आई है क्रथन। ठीक है, प्रॉपर वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, आवाज, हाँ, उसका जो सांस है वो रुक रुक के आएगा, तो वो प्रॉपर बोल नहीं पाएगा। गात्र साध, ये सब उसको हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब उसका मेद बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया? प्रॉपर जो उसको दिनचर्या पालन करनी थी उसने नहीं की। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, मेरु धातु के सुकुमार होने से मनुष्य सर्व प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं में असमर्थ हो जाता है, तो अब वो शारीरिक चेष्टाएं भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, शुक्र व स्रोतस भी उसके क्या हो जाएंगे? निरुद्ध हो जाएंगे, तो वो संभोग करने में भी समर्थ नहीं रहेगा। ठीक, तो आगे क्या कह रहे हैं, रस आदि वाहक स्रोतों के मार्ग भी क्या हो जाएंगे? आवृत हो जाएंगे, यानी कि क्या हो गया यहाँ? स्त्रोतो रोध होगा। स्त्रोतो रोध होगा तो क्या हो गया? उत्तरोत्तर धातु भी क्या होंगे? पुष्ट नहीं होंगे।
तो क्या होता था, चरक चरक में हमने क्या पढ़ा था, तो क्या होता है, उसका मेद ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी अग्नि भी बढ़ जाती है और वो और खाता है। ठीक। तो इससे क्या होगा, इन सब से उसकी जो व्याधि क्षमता है, उसकी इम्यूनिटी है, वो भी हेल्प हो जाएगी। अब उसको इम्यूनिटी भी हेल्प हो गई, तो उसको क्या क्या डिजीज हो जाएंगी, प्रमेह, प्रमेह पीड़िका, ज्वर, भगंदर, विद्रधि, वात विकार, ये सब रोग उसको हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, मेरु धातु को बढ़ाने वाले सारे आहार विहार जो है उसको परित्याग करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल का जो हमारा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, बिल्कुल उसी के ऊपर ये बेस है। यही सब कर रहे हैं आजकल, है ना। तो ये ओपीडी में काम आने वाली चीजें हैं। स्थौल्य कार्श्य के बारे में यहाँ पे बताया है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसकी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो अति स्थौल्य रोग की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। शुद्ध शिलाजतु की प्रिपरेशन हम इसमें दे सकते हैं, गुग्गुलू दे सकते हैं, गौमूत्र तीक्ष्ण है ना, लेखन करेगा, त्रिफला चूर्ण लेखन करेगा, लौह भस्म, रसांजन, शहद, शहद भी बहुत अच्छा लेखन करने वाला है ना, कफ को खत्म करता है। यव है हमारा, मूंग है, कोरदूष है, श्यामक, कुद्दालक, ऐसे विदुक्षणीय और छेदनीय पदार्थों का हमें सेवन कराना है। और ये तो हो गया आहार का। और विहार में हम क्या कराएंगे, व्यायाम उससे कराएंगे। और बस्ती कैसे देंगे, लेखन बस्ती देंगे। इंपॉर्टेंट है, लेखन बस्ती उपयोगश, लेखन बस्ती हम यहाँ पे उसको देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये ओपीडी बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, अब कृष्णता के बारे में बता रहे हैं। स्थौल्य हो गया, अब काष्ण के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वात वर्धक द्रव्य उसने खाए, व्यायाम किया, स्त्री संभोग, अध्ययन, भय, चिंता, शोक, है ना, ये सारी जो वातज वाली कंडीशन थी, कषाय रस लिया, थोड़ा खाना खाया, इससे क्या होगा, उपशोषित हो जाएगा हमारा रस धातु, तो प्रॉपर शरीर में नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो शरीर जो है वो पुष्ट नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बंदा वो कृश हो जाएगा। ठीक, अब कृश हो गया तो अब क्या क्या उसको लगेगा, उसको क्षुधा होगी, पिपासा होगी, शीत उष्ण वायु वर्षा भार वहन में वो असमर्थ हो जाएगा, है ना, मतलब वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आगे आगे अल्प शक्ति वाला होते हो उसको क्या डिजीजेस हो जाएंगी, श्वास का शोष, प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि, अग्नि मांदे, गुल्म रक्तपित, ये सब होकर उसको एक एक टाइम पे वो मर जाएगा, अगर वो प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रखेगा तो। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इम्यूनिटी तो इसमें भी कम होनी है क्योंकि उसका रस धातु ही नहीं बन रहा। ठीक, तो अब उसको क्या करना है, आहार विहार कैसे लेने हैं, जो आहार विहार कैसे का परित्याग करना है, जो कि उसको कृष बना रहे हैं। तो लेना क्या है, उसको यहाँ पे दिया है, क्षीर काकोली, ये मधुर रस का है, अश्वगंधा है ना, मधुर विपाक, ये सब चीजें हमें लेनी है। विदारी कंद, शताब्दी, खीराइटी किसे कहा है, विदारी गंधा, शताब्दी बला, अति बला, नाग बला, और क्या, मधुरस वाली औषधि का हमें यूज करना है ताकि उसका जो बॉडी है उसमें पोषण बढ़े। दूध, दही, घी, मांस, शाली, साठी, है ना, गेहूं, जौ, इन सब का यूज करना है। और क्या क्या हमें त्याग देना है, दिन में शयन कर सकता है वो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्यायाम करेगा। व्यायाम देखो ऊपर भी बताया है और यहाँ पे भी बताया है। ठीक, और कैसा बस्ती कैसे देनी है उसको, ऊपर हम कैसे दे रहे थे, लेखन बस्ती दे रहे थे, यहाँ पे कैसे देंगे, व्रीहण बस्ती देंगे। ठीक है, व्यायाम दोनों में हमने देखा, और यहाँ पे व्रीहण बस्ती हम कृष बंदे को देंगे। ठीक, ये सारा हमारे पास यहाँ पे आया। अब क्या कह रहे हैं, है ना, जो दोनों प्रकार का जो प्रकार के साधारण द्रव्य, ना जो ज्यादा रुक्ष ले रहा है ना ज्यादा वृहण द्रव्य ले रहा है, तो उसका जो रस बनेगा शरीर में, अन्न रस बनेगा, वो कैसा बनेगा, समान मात्रा में बनेगा। समान मात्रा में बनेगा तो धातुओं की भी वृद्धि होगी, पोषण होगा, है ना। सम धातु वाला मध्य शरीर होगा तो सारी प्रकार की चेष्टाएं भी करेगा, एक्टिविटीज उसकी अच्छी रहेंगी। और उसको क्या है, क्षुधा, पिपासा, शीत उष्ण, वर्षा, धूप, ये सब भी वो सहन कर सकता है ना, बलवान रहेगा। तो ऐसा मध्य शरीर वाला मनुष्य क्या है, हमारा हितकारक है। ठीक, तो ये हो गया स्थौल्य कार्श्य वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे। किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने। कहाँ बताया है, 15th चैप्टर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्थौल्य कार्श्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा। अब क्या कह रहे हैं, अत्यंत गर्हितो वेव आदो सदा स्थौल्य कार्श्य, अत्यंत गर्हित इनको कहा है, किसको, स्थूलता और ज्यादा स्थूल और ज्यादा कृष्ण जो व्यक्ति हैं उनको अत्यंत गर्हित माना है। श्रेष्ठ मध्य शरीरस्तु, यहाँ का रेफरेंस है, ये एक बार पूछा भी गया है कि श्रेष्ठ मध्य शरीर वाले को श्रेष्ठ कहाँ माना गया, तो यहाँ आचार्य सुश्रुत सूत्र 15 चैप्टर में इसको माना गया है। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 44 नंबर कोटेशन पे, दोष धातु मला नाम तु परिमाणम न विद्यते। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य को शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होती है ना, सबकी बॉडी जो है डिफरेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग हम वातादि दोष जो है, रसादि धातु है, विणमूत्रमल है, उसको प्रॉपरली हम ऐसे नहीं कह सकते कि इतने ही प्रमाण में प्रेजेंट है। फिर भी एक अंजलि प्रमाण जो है
आचार्यों ने बताया है, उसको हम देख लेंगे। आचार्य चरक ने बताया है, शारीर अध्याय 7 में बताया है, ठीक। वहां पे कैसे कैसे सीक्वेंस उन्होंने दिया है। उदक को 10 अंजलि बताया है, रस को कितना अंजलि बताया है, 9 अंजलि बताया है। 8 अंजलि शोणित यानी कि रक्त को बताया है, पुरुष को 7 अंजलि, श्लेष्मा को 6 अंजलि, पित्त को 5 अंजलि, मूत्र को 4 अंजलि, वसा को 3 अंजलि, मेद को 2 अंजलि, एक अंजलि जो है वो मज्जा मस्तिष्क को अर्ध अंजलि बताया है, शुक्र को भी जो है कैसा बताया है, अर्धांजलि बताया है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, वहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट जो श्लोक है हमारा इस चैप्टर का, वहां पे क्या कह रहे हैं 48 नंबर श्लोक में, इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पूछा जाता है ये। क्या कह रहे हैं, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, दोष के बारे में पढ़ा, धातु के बारे में पढ़ा, मल क्रिया के बारे में पढ़ा, है ना। और अग्नि के बारे में कब पढ़ा, अभी हमने स्थौल्य आशय का जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया तो हमने पढ़ा। और पहले भी कहा कि अगर प्रॉपर अग्नि है, प्रॉपर आहार रस ले रहा है, तो हमारी जो धातु है वो भी प्रॉपर बनेंगे, ठीक है। तो सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते, जिसका मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है ना, उसको क्या कहेंगे हम, उसको स्वस्थ कहेंगे। ये यहाँ पे स्वस्थ की डेफिनेशन आई, ठीक। स्वस्थ की डेफिनेशन कहाँ आई है, यहाँ पे आई है चैप्टर 15 में। ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो अभी आपको याद रहेगा कहाँ से ये सम दोष है, दोष की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं, मल क्रिया की बात कर रहे हैं। हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा, ये 15th चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। इन सबको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या क्या देखा, ओज के बारे में देखा, ओज कैसा है ना, रस आदि का क्या है वो परम तेज सार है, ठीक है। इसी को क्या कह रहे थे, बल कह रहे थे, ठीक है। बल के बारे में पढ़ा, क्या क्या अगर बल प्रॉपर है तो क्या स्थिर उपचित मास्ता दिखेगी, सर्व चेष्टा कर पाएगा वो, और स्वर प्रसाद उसका बना रहेगा। बाकी हमने ओज के बारे में पढ़ा, कैसा था ओज, सोमात्मकम स्निग्ध शुक्ल शील स्थिर सर विविक्त मृदु मृत्सन और प्राणायतनम उत्तमम इसको कहा है। और अगर इसका अभाव हो जाता है तो क्या होता है, श्रियंते शरीराणी शरीरिनाम, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमने देखा इसका विस्तृंस व्यापद और हमारा क्षय देखा। इसके लक्षण जो है हमने याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है। अगर ओज क्षीण होता है तो कैसे होता है, ठीक है। इसके कुछ कारण यहाँ बताए हैं, अभिघात, क्षय, कोप, शोक, ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बल व्यापद बल विस्तृंस, इसके जो लक्षण है वो भी सेम है एज ऑफ हमारा ओज के विस्तृंस व्यापद और क्षय के जैसे लक्षण है। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्थौल्य और कार्श्य के बारे में देखा, एक कॉन्सेप्ट है ना। लेखन बस्ती हमने बताया, स्थूलता में व्यायाम को बताया, स्थूलता में करने को। और कुछ कुछ फूड आइटम, रसांजन है, लोहरज है, त्रिफला है, गौमूत्र, गुग्गुल, शिराजतु है ना, इन चीजों को बताया। ये अब तो हमें मालूम है कि कफ का कर्षण करता है, मुद्ग हमारा देते हैं हम, ठीक। वैसे ही हमने किसको देखा, कार्श्य की कॉजेज और कैसे कार्श्य होता है वो देखा, और कैसे उसको प्रिवेंट करना है हमने वो ड्रग्स देखे। व्यायाम यहाँ पे भी बताया है और ब्रीहण बस्तियों के बारे में बताया है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे श्रेष्ठ कौन है, मध्य शरीर वाला श्रेष्ठ है, और अत्यंत गर्हित कौन है, स्थूल और कृष्ण जो है वो अत्यंत गर्हित हैं, ठीक। सबकी बॉडी में दोष धातु मलों का परिमाण कैसा होता है, न विद्यते, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है एग्जैक्टली, ठीक। और हमने लास्ट में क्या देखा, एक रेफरेंस देखा, समदोष समग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ भी धीयते। इनको हमने याद कर लेना ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर से